हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होएगा। चैप्टर 7, मानव उत्सर्जन तंत्र। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम जो है इस चैप्टर के यानी ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नया चैप्टर है तो फर्स्ट में जो शुरुआत करते हैं अपन, तो ये उत्सर्जन तंत्र आखिर में होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो पहले हमें इसके बारे में नंबर 1 टॉपिक जो है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन कहते हैं इसको, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। देखिए सभी प्राणियों का जो है भोजन अलग अलग होता है। तो भोजन जो अलग अलग होता है वो होता है उपापचय पर आधारित यानी मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। तो सभी का जो उपापचय होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मानव का जो उपापचय वो किस पर आधारित है? प्रोटीन पर आधारित है। प्रोटीन पर आधारित है मानव का उपापचय। और मानव सहित जो मान लो जितने भी जो प्राणी है, जंतु है, सबका जो उपापचय है वो किस पर आधारित है? प्रोटीन पर आधारित है। जबकि प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे, उनका जो उपापचय होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। तो मानव सहित जितने भी प्राणी हैं तो उनका उपापचय जो प्रोटीन पर आधारित होता है, इसलिए हानिकारक यानी अपशिष्ट पदार्थ अधिक बनते हैं। इसलिए इनमें बहुत जटिल और विकसित क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है सभी प्राणियों में। जबकि पेड़ पौधों का जो उपापचय वह कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होता है। तो देखिए अगर प्रोटीन का जो उपापचय होएगा तो यानी कि इसका अपघटन होता है प्रोटीन का, तो इसमें अपघटन होने से जो लाभकारी पदार्थ है उसमें तो अमीनो एसिड बन जाएंगे। अमीनो एसिड के बाद इसमें जो है ना NH3 गैस भी बनेगी और इसमें यूरिया भी बनेगा। यूरिया, तो ये जो अमोनिया गैस है, यूरिया है, ये क्या है? हानिकारक पदार्थ है। इनको लंबे समय तक शरीर में एकत्रित करके नहीं रखा जा सकता है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए काय के रूप में, या तो मूत्र के रूप में या फिर पसीने के रूप में इनको बाहर निकाला जाता है। जबकि पेड़ पौधों का जो उपापचय होता है वह कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होने के कारण इसका जो अपघटन होने के बाद बनेगा तो H2O प्लस CO2। तो CO2 बनेगी तो ये इनके काम में आ जाती है। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह मानव उत्सर्जन तंत्र। तो पहले देखते अपन उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो शरीर में उपापचय क्रियाओं में बने हुए जो पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब उनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए इसमें अपशिष्ट, अपशिष्ट हानिकारक, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों
पदार्थों को शरीर से बाहर शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसकी ये परिभाषा है। तो शरीर के यानी कि अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट, तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सामान्य परिभाषा उसका विषय याद रख लेना, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित जो हानिकारक पदार्थ है उनको क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी ऐसा तंत्र जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन तंत्र होता है। और इसके बाद अपन देखते हैं उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित है। उत्सर्जन तंत्र आप ये भी जानते हो, जैसे पहले से आपने पढ़ा था, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है। तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र है, उसका विभाजन काय में किया जा सकता है? उत्सर्जन अंगों में। तो उत्सर्जन तंत्र के भाग या अंग भी कह सकते हैं इनको, उत्सर्जन तंत्र के अंग। तो इसमें सर्वप्रथम नंबर 1 पे आता है वृक्क, नंबर 2 में मूत्रवाहिनियां, नंबर 3 में मूत्राशय, नंबर 4 में मूत्रमार्ग। तो उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग हैं। तो ये जो पहला जैसे आपने पढ़ा ना, इसका जो नाम है वो होता है किडनी कहा जाता है। मूत्रवाहिनियों को यूरेटर्स कहते हैं। तो पहला क्या है? किडनी। दूसरा मूत्रवाहिनी यूरेटर्स, और दूसरा जो तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। और जो मूत्र मार्ग होता है उसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो इस प्रकार से ये उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग होते हैं। और इनमें से कौन कौन से टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपको समझाएंगे। तो पहला इसका नामांकित चित्र बना करके समझते हैं कौन सा भाग किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो देखिए, पहले बात तो
हमेशा ये भी याद रखना, शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? वृक्क होता है। मतलब शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग, शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मानव में कितने? 2 वृक्क पाए जाते हैं। कितने? 2 वृक्क होते हैं। मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं। हालांकि इनका अपन जो वृक्क की इंडिविजुअल अध्ययन करेंगे ना वृक्क का, उसमें आएगा। तो मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं। कहाँ पर रहते हैं? उदर गुहा में, जो कशेरुकदंड मेरुदंड होता है उसके पृष्ठ भाग में, यानी दोनों ओर रहते हैं। तो मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं, जो उदर गुहा में नीचे की ओर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो अब इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सहारे इस प्रकार से, एक तो वृक्कधमनी और एक वृक्कशिरा, दोनों साथ साथ चलती है। ये सेम के बीच के आकार के 2 वृक्क पाए जाते हैं। चित्र में थोड़ा छोटा बड़ा दिखा है, जिसका मतलब ही नहीं, छोटे बड़े लगभग समान आकृति के होते हैं ये। तो ये मानव में 2 वृक्क पाए जाते हैं। ये एक जो बड़ी मोटी दिख रही है वृक्कधमनी होती है, और छोटी होती है वृक्कशिरा होती है। तो वृक्कधमनी से निकली, तो उसी प्रकार शिरा से भी यहाँ से ये शिराएं, जो वृक्कशिरा है ना, उससे दोनों वृक्कों में ये जाती है एक शिरा। ये और जो वृक्क है भाई, दोनों वृक्कों की जो संरचना होती है लगभग एक समान होती है। छोटा बड़ा इसमें दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पर अंतर होता नहीं है रियल में ना। इस प्रकार से दोनों वृक्कों की संरचना समान रहती है। इनमें ये उभार पाए जाते हैं। उभार में थोड़ा सा आगे एक सिस्टम रहता है, ये नीचे से तो थोड़े है ना, मतलब संकुचित पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से ऊपर का फूला हुआ भाग, इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। यहां से थोड़ा चित्र में ध्यान देना, ये जो है ना ऊपर से तो फूल जाते हैं, नीचे से थोड़े सकुड़े रहते हैं ये। और जैसे वो संरचना इधर है, वैसी इस प्रकार की संरचना होती है इसमें। ऊपर की तरफ जो इनमें
एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका आपको नाम याद होगा ग्रंथि का, ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क का जो है ये बाल जो वर्णकित जो भाग दिख रहा है ना कणिका में, इसका नाम अलग होता है। और ये जो अंदर होता है ये कई संरचनाएं ले रहता है। ये तो जो बाहर का भाग है ये कहलाता है कोटेक्स, यानी कि वलकुट। वलकुट। और अंदर का जो भाग होता है ये कहलाता है मेडुला। मेड्यूला, यानी कि मध्यांश। मध्यांश कहलाता है। और प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ संयोजी ऊतक का तंतु में जो संयोजी ऊतक होता है उसका आवरण पाया जाता है। ये आवरण पाया जाता है, इसको कहते हैं वृक्क संपुट। वृक्क संपुट कहा जाए। संपुट का मतलब कैप्सूल। तो दोनों वृक्कों में ये समान रहता है। इसमें से एक तो होती है वृक्क धमनी, जैसे इसको देख लेते हैं, ये वृक्क धमनी। धमनी। और ये जो छोटी वाली होती है ना पतली, ये वृक्क शिरा। वृक्क शिरा। दोनों जो वृक्क देख रहे हो आप, यहां से इनका जो भाग है ना जहां पर संरचना अंदर निकलती है कुछ दबा हुआ रहता है। देखिए यहां पर इस टाइप से ये कुछ दबा हुआ रहता है। इसको नाभिक या हाइलम कहते हैं। तो यहाँ नाभिक या हाइलम से दो संरचनाएं निकलती है जिनका नाम होता है मूत्रवाहिनियां कहा जाता है इनको। मूत्रवाहिनियां। ये दोनों जो मूत्रवाहिनियां हैं ये मूत्राशय में खुलती है। एक पेशीय थैली नुमा संरचना रहती मूत्राशय, और फिर मूत्राशय एक लंबी नलिका नुमा जो संरचना है ना भाग उसके अंदर खुलता है। तो दोनों ये मूत्रवाहिनियां मूत्राशय के अंदर खुलती है। तो नामांकन की दृष्टि से देखें तो वृक्क में आएगा ये कौन सा, दायां वृक्क, और ये बायां वृक्क। वृक्क, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, समझिए आप। नंबर एक में तो कोर्टेक्स होता है और दूसरा मेडुला होता है। ये जो कोर्टेक्स वाला भाग है उसमें देखिए ये जो है ना उबार दसे रहते हैं। ये उबार दसे रहते हैं ये। या जो मान लो मेडुला के जो कुछ उबार हैं वो किसमें, कोर्टेक्स में दसे रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड। पिरामिड कहलाते हैं। ये जो पिरामिड है ये नीचे आकर के सपड़े हो जाते हैं ये, और फिर ये जो है ना ये जो भाग होता है इसका, जिसको वृक्क श्रोणी भी कहा जाता है, वृक्क श्रोणी कहते हैं इसको। तो वृक्क श्रोणी के अंदर आपने आगे पढ़ा होगा, इसमें संरचना पाई जाती है बोमेन संपुट। जो प्याले नुमा संरचना रहती है वो बोमेन संपुट। तो ये सभी संरचनाएं मिलकर के है ना बोमेन संपुट में खुल जाती है। आगे इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये पिरामिड होते हैं। ये दोनों जो संरचनाएं ये क्या कहलाती है, मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां कहलाती है।
और मूत्रवाहिनियां जिस संरचना एक संरचना में खुलती है उसका नाम होता है मूत्राशय। मूत्राशय। और मूत्राशय एक जो लंबे मार्ग में खुलता है या लंबी संरचना में खुलता है उसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो इस प्रकार से ये काय की उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। इसमें मेन जो इंडिविजुअल अध्ययन होता है वृक्क का। और वृक्क में से किस टाइप के प्रश्न ये मतलब बन सकते हैं। मेन संरचना में याद रखना आप, उत्सर्जन तंत्र में जो दोनों वृक्क रहते हैं, अब देखिए जो दोनों वृक्क रहते हैं वह सेम के बीच के आकार के रहते हैं। मानव के दोनों जो वृक्क है वह सेम की क्या, सेम की फली आती है। नहीं देखी हो तो आपने सोयाबीन देखे होगा, सोयाबीन का दाना, तो उस आकार के रहते हैं। मतलब आकृति यूं नहीं कि इतना सा छोटा रहता हो, आकार रहता है उसका सेम के बीज के समान। तो सेम के बीज के समान आकृति के होते हैं ये। कौन? मानव के दोनों वृक्क। और कौन से रंग के रहते हैं? लाल रंग के रहते हैं। लाल रंग के पाए जाते हैं, यानी दोनों जो वृक्क है ना वो लाल रंग के होते हैं। तो अब इसमें जो मेन संरचना है वह दो भाग, वृक्क जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है कोर्टेक्स जिसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं ना संरचना, ये सब क्या है? कोर्टेक्स के अंतर्गत आता है। और जो अंदर वाला जो भाग है, ये जो पिरामिड बन रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना लाइनों के रूप में, ये भाग पूरा पूरा ये क्या कहलाता है? ये मेडुला यानी मध्यांश कहलाता है। और इसमें जो है पिरामिड के रूप में ये उभार पाए जाते हैं और उभार फिर नीचे आकर के सकड़े हो जाते हैं और फिर दूसरी संरचनाओं के रूप में ये खुलते हैं। तो उन संरचनाओं का आगे जो इंडिविजुअल इसका चित्र मतलब बनाएंगे ना उसके द्वारा समझेंगे। तो ये पिरामिड सब मिलकर के यहाँ पर जो है ना एक संरचना पाई जाती है वृक्क श्रोणी जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर खुल जाते हैं। फिर ये जो वृक्क श्रोणी है, अब देखिए इसमें वृक्क श्रोणी जो है नीचे की तरफ आकर के एक मूत्रवाहिनी में खुलती है। ये यहाँ पर ये जो वृक्क का दबा हुआ भाग है वो हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम। देखिए दबाव को मैंने समझे नहीं, जैसे ये वृक्क है तो यहाँ से आपने ये इस टाइप से दबे हुए हैं। यानी यूं मानिए कि वृक्क के आकार दो प्रकार के आकार हैं। ये जो बाहर की तरफ है ये तो उत्तल है एक प्रकार का। कौन सा है? उत्तल आकार, उत्तलाकार बोल सकते हैं इसको। जबकि ये है ना ये समा इस टाइप का है तो ये अवतल होता है। अवतल। तो वृक्क के जो बाहरी भाग होता है वो उत्तल होता है और अंदर का जो भाग होता है वो अवतल होता है। और इस प्रकार से जो दबा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? हाइलम या नाभिक कहलाते हैं। इस भाग से क्या निकलती है? दोनों मूत्रवाहिनियां निकलती है। मूत्रवाहिनियों की जो दीवारें वो श्लेष्मिक उपकला की बनी रहती है। श्लेष्मिक उपकला की, इसलिए मूत्र की जो बूंदे इसमें रुकती नहीं है, आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे एकत्रित हो जाती है। और जो मूत्राशय, इसमें मूत्र का संग्रह होता है। मूत्राशय की जो दीवारें रहती है उसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। यानी जैसे आपने देखा होगा उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, ऐसा मैंने कहा था ना टॉयलेट जाना है, या कई बार बोलते हैं यार मुझे मतलब बाथरूम जाना है या टॉयलेट जाना है, तो इसका दबाव पड़ता है। यानी मूत्र को अपन एक निश्चित सीमा तक तो रोक सकते हैं उत्सर्जन की क्रिया को, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रोका जा सकता है। तो ये मूत्र उत्सर्जन के लिए अपन